बेसिकली हमने एजेंट को तो 65,000 दिए थे और जो हमारा खर्चा हो वो 4 साढ़े 4 लाख रुपया हुआ था। तो मेरा तो कहना यही है कि भाइयों, अगर कोई पहचान वाला है तो उसके थ्रू जाइए, एजेंट के मामले में मत पड़िए। वो लोग खाली अपना पैसा देखते हैं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। रोजगार की तलाश में लोग फर्जी दलाल और लालची दलालों के चक्कर में पड़ के कैसे अपने आप को मुसीबत में डालते हैं, इसके किस्से तो आपने आए दिन सुने ही होंगे। ऐसा ही एक किस्सा हमारे मीरा भाईंदर शहर से भी हुआ है कि एक नौजवान जो रोजगार की तलाश में, जिसे बैंकॉक जाना था लेकिन उसे म्यांमार भेज दिया गया। पिछले 5 महीनों से वो काफी मुसीबत और परेशानी में रहा। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के भरोसा सेल, जिसका नाम ही भरोसा है, उस सेल ने उस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए जो पहल की, जो कोशिश की, उन कोशिश और उन पहल को और उन तमाम प्रयत्नों को हम सलाम करते हैं। क्या था पूरा मामला, आइए हम जानते हैं उस पीड़ित नौजवान से जो रोजगार की तलाश में, दो पैसा कमाने की तलाश में देश छोड़कर बाहर गया था। क्या नाम है आपका? शहजान खान। कहाँ रहते आप? उत्तन कड़ीपाड़ा। जी, क्या हुआ था, आप शुरुआत से बताइए आपके साथ में। सर बेसिकली तो मैं गया था थाईलैंड में काम करने के लिए, एजेंट ने नहीं, भेजा था। आप किसके थ्रू गए थे, कौन थे एजेंट, और कितना आपने सर्विस चार्ज वगैरह दिए, तो सब बताइए। एजेंट के थ्रू गया था मैं, वो थाने का है। उसकी फीस हमने दिए थे 65,000। तो उन्होंने मुझे 4 नवंबर को बोला था कि आपकी फ्लाइट है यहाँ से। तो 4 नवंबर को हम वहाँ पे गए थे, मुंबई के इससे हम गए थाईलैंड के लिए। हाँ, बोल रही है। तो थाईलैंड गए, वहाँ से हमें मतलब एक होटल में रुकने के लिए मतलब पहले से ही बुक हुआ था होटल, 3 दिन का होटल बुक था। बट 3 दिन तक मेरा खाली इंटरव्यू होता था वो होटल में, और कुछ नहीं होता था। तो और खाली इंटरव्यू होता था, कोई कुछ बोलता ही नहीं था मुझे कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। तो बट मेरा 3 दिन के बाद मतलब मेरा स्टे का वहाँ पे मतलब खत्म हो चुका था। तो मैंने अपने फिलहाल एजेंट को कांटेक्ट किया कि क्या करना है, तो उसने बोला कि 2 दिन का और रूम का मतलब बढ़ावा कर लो। तो हमने 2 दिन बढ़ावा किया, तो मतलब वो बोले कि हम कांटेक्ट करते हैं उन लोगों से और आपको बताते हैं। तो 2 दिन बाद मतलब एक गाड़ी आई थी हमें लेने के लिए। 2 दिन बाद एक गाड़ी आके हमें फिर मतलब वहां से लेके चली गई। हम 3 लोग थे, वो जो होटल में रुके थे ना हम, वहाँ पे मुझे 2 इंडियन और मिले थे। तो वहां से हम 3 लोग गए थे 8:30 बजे, मतलब हम वहां पे जाने के बाद एक जगह पे रुक गई गाड़ी। गाड़ी रुकने के बाद मतलब वो पीछे साइड है ना, रिवर थी। वो रिवर से हमें बॉर्डर क्रॉस कराया गया और हमें म्यांमार में एंट्री कराई गई। फिर एंट्री कराने के बाद हमें लगभग 2 गाड़ी फिर हमें चेंज करनी पड़ी। फिर तीसरी गाड़ी में हमें कंपनी में लेके गया। म्यांमार टच लीग में थी और वो इलीगल कंपनी थी। फ्रॉड होता था वहाँ पे, बहुत से फ्रॉड, मतलब अलग अलग देशों में मतलब फ्रॉड किया जाता था वहाँ पे। किस तरह का फ्रॉड? मतलब बेसिकली बताया जाए तो उसके अंदर अपने को एक इंस्टाग्राम की आईडी बना के देते हैं और फिर हमें अपना मतलब बायोडाटा वो सब डिटेल्स वो भरनी पड़ती है कि हम यहाँ पे रहते हैं, मुंबई से है, यहाँ से है, और हम अभी यहाँ पे काम करने आए हैं। बेसिकली हम तो सिंगापुर में हम काम करते थे, सिंगापुर मार्केट में। तो हमें सिंगापुर का पहले एक प्रॉपर घर का एड्रेस बनाना पड़ा, वहाँ पे मतलब कितने साल से है, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, वो सब डिटेल हमें भरनी पड़ी। फिर उसके बाद हम मतलब हमें उन लोगों से बात करने दिए गए थे। फिर बात करने के बाद मतलब उन लोग बताते हैं कि इन लोग से बात करो, 4-5 दिन ऐसी बात करो। फिर बाद में वो लोग एक लिंक देते हैं, मतलब ऐप की एक लिंक देते हैं। वो लिंक में उन लोगों को रजिस्टर कराना पड़ता है। वो रजिस्टर कराने के बाद वो बेसिकली देखा जाए तो अपना बिटकॉइन के जैसी है। बिटकॉइन में अपन मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। वैसा पहले तो ये लोग प्रॉफिट होने के लिए मतलब ये लोग पैसा लगाने बोलते हैं और उस पे अपने को कमीशन भी देते हैं। तो एक बार पहला कस्टमर को बोलेंगे लगाने, फिर दूसरी बार बोलेंगे, फिर तीसरी बार बड़ी अमाउंट लगाने बोलेंगे और पैसा भी नहीं मिलता उन लोग को रिटर्न। वो पैसा पूरा कंपनी में चला जाता है, फिर उसमें से अपने को कमीशन वाइज अपने को सैलरी मिलती है। तो बेसिकली हमने तो 3 महीने में मतलब वहाँ पे एक भी मतलब ऐसा कस्टमर किया ही नहीं। अलग अलग जगह से म्यांमार में काम करने आए थे। तो बेसिकली वहाँ पे काम करने के लिए आए ले लोग ऐसे ही मतलब सब फंसे हुए हैं वहाँ पे। जो लोग मतलब पढ़ते हैं ना, वहाँ पे काम करने के लिए रहते हैं ना, वो लोग काम करने के लिए तो उन लोग को 6 महीना 1 साल काम कराते। बाद में वो लोग को ऐसे ही हमारे जैसा बाहर जाके छोड़ देंगे, बाकी का तुम अपना देख लो। और कंपनी ने होटल के बाहर छोड़ने के बाद मतलब हमने एम्बेसी से तो कांटेक्ट किया था। तो एम्बेसी से कांटेक्ट करने के बाद मतलब एम्बेसी बोली कि वो एरिया गवर्नमेंट के इसमें नहीं आता है। तो हम कुछ मदद नहीं कर सकते, बस आपको इतना बता सकते हैं कि आप यहाँ से थाईलैंड चले जाओ, थाईलैंड की एम्बेसी आपको मदद करेंगी। तो हम वहाँ से थाईलैंड जाने के लिए हम कांटेक्ट कर रहे थे, बहुत से लोगों को कांटेक्ट किए, बहुत पैसा मंगवाया घर से, पैसा भी मतलब कुछ काम नहीं आया। फिर बाद में जो हम जिस होटल में रुके थे 28 दिन से, उस होटल वाले से मदद से हम मतलब बॉर्डर क्रॉस करके वापस थाईलैंड आ चुके।
उन्होंने मतलब पूरी सेटिंग कर दी थी, यहाँ पे होटल बिटल हमें लेके दे दिया था सब। बस हमें खाली बोला था कि यहाँ से आप इमिग्रेशन होटल में जाओ। इमिग्रेशन जेल में मतलब वहाँ पे होती है, 10 मिनट का रास्ता था वहाँ से। तो हम सैटरडे को वहाँ पे पहुंच गए थे। मतलब जिस दिन हम अंदर चले गए वो टाइम पे मतलब फोन बिन सब ये लोग जमा कर लेते थे। बस उसके बाद हम मतलब अंदर थे, मतलब 3 दिन हम लोग जेल में रहे। जेल में रहने के बाद हम लोग को तो फोन तो मिलता ही नहीं था। और जेल में रहने के बाद मतलब ये पूरा ये सब इन्फेक्शन हो चुका है। कानों में कान बंद हो गया पूरा। जेल में वहाँ के जेल के पानी से इससे मतलब इन्फेक्शन हो गया, पूरा कान बंद हो चुका है। तो वही मतलब फिर जेल के अंदर तो हमारे को कांटेक्ट करने नहीं मिलता था। फिर हम लोग जेल में इमिग्रेशन के पास गए तो इमिग्रेशन वालों ने सीधा पुलिस स्टेशन लेके गए हमें। पुलिस स्टेशन में हमें फिर डायरेक्ट जेल में डाल दिया, 3 दिन के लिए मतलब जेल में रखे। फिर उसके बाद चौथे दिन हमें कोर्ट में लेके गए। जो मतलब हम लोग ओवर स्टे रुके थे वहाँ पे, 90 डेज हो चुके थे हमारे। तो ओवर स्टे के बाद हमें जेल में लेके जा चुके, लेके गए वहाँ से फिर कोर्ट में लेके गए। कोर्ट में फिर हमारा पेनल्टी जो है वो माफ कर लिया, जो वहाँ का 1500-2000 पेनल्टी लगता है वो हमारा माफ हो चुका था। फिर पेनल्टी माफ होने के बाद हमें फिर यहाँ पे इमिग्रेशन की जेल में रुकना पड़ा एक दिन। 24 आवर्स हम लोग इमिग्रेशन की जेल में थे। फिर इमिग्रेशन के जेल वालों ने हमसे मतलब वहाँ से आईडीसी जेल में जाने के लिए भाड़ा मांगा था। तो हमने वो टाइम पे भी घर पे कांटेक्ट किया था कि हमें ऐसे ऐसे पैसों की, एक जन का 10,000 थाई बात मांग रहे, कांटेक्ट करा। तो वहाँ से तो मतलब बहुत ट्राई कोशिश किए पैसा यहाँ पे आने की बैंकॉक में, बट आया नहीं था। तो हमारे पास 9,000 रुपया थाई बात मतलब वहाँ का कैश पड़ा हुआ था, तो हमने 9,000 रुपया उनको दिया। तो उन्होंने उसी टाइम पे हमें वहाँ से निकाल के आईडीसी की जेल में लेके गए। तो अगले दिन मतलब 13 घंटों का रास्ता था वहाँ का। तो 13 घंटों के बाद हम वहाँ पे पहुंचे थे आईडीसी जेल में। तो वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से निकलने के लिए हमें टिकट की जरूरत पड़ेगी। कितने दिन अंदर थे फिर हम 23 दिन अंदर। बगैर घर वालों के कांटेक्ट किए? 2 बार सिर्फ हम कांटेक्ट किए थे, वो पाकिस्तान भाई मिले थे वहाँ पे हमें, उन्होंने मतलब 2 बार हमें कांटेक्ट करने के पैसे दिए थे। तो हमने कांटेक्ट किए, एक बार तो हम बताए कि ये टिकट मांग रहे हैं। दूसरी बार मतलब बात हुई कि मम्मी को बोले कि कोई अपने यहाँ का बड़ा होगा उनके पास चले जाइए तो वो अपने को मदद करेंगे। तो ये 5 महीने का एक अनुभव बता रहा है कि कितनी तकलीफ और मुसीबतों से इस नौजवान ने उस पराए प्रदेश में दिन निकाले हैं। और ऐसे जो फर्जी बोगस एजेंट है, ऐसे एजेंट को तो जूते मारकर इन्हें इनकी बारात निकालना चाहिए, जो ऐसे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। जेल काट के आ रहा है बच्चा जो कि बेकसूर था, मासूम था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट के मुताबिक उसे जेल काटने पर मजबूर होना पड़ा। इस पूरे मामले में करीब 5 महीने तक का अपने बच्चे को वापस हिंदुस्तान बुलाने के लिए जो जद्दोजहद करने वाली माँ है, उन्होंने क्या क्या कोशिशें की है, उस माँ से भी हम बात करते हैं। जी, जब आपको पता चला कि आपके बेटे के साथ में चीटिंग हुई है, वहां पर वो पराए प्रदेश में फंस गया है, और जो है कि अब उसको वापस बुलाना है, तो इसके लिए आपने जो कोशिशें की वो कोशिशें हमें बताइए। हम लोग के इधर जो अमजद है उसके पास गए, आपके कांग्रेस के नगर सेवक हुआ करते थे वो? उधर गए हम लोग, उधर से फिर उनने उधर भेजे, उधर से फिर इधर भेजे, हम लोग को इधर आए मैडम के यहाँ पास। पर भरोसा सेल में आने के बाद में मैडम ने क्या आपकी मदद की, कैसे मदद की? बहुत मदद की, बहुत ये करी, बहुत सारा दे फोन करते रिसीव भी करते थे और है ना बात भी करते थे। थाईलैंड के भी एजेंट से बात करते थे, एम्बेसी वाले से भी। मैडम ने बहुत मदद करी, हम लोग उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ताकि हमारा बच्चा वापस आ गया। और तेजस्वी मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है करके हमारे बच्चे को जो वापस लेके आई। हाँ, हम लोग भी शुक्रिया अदा करेंगे उनका, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हमारा बहुत साथ दी। आपको थी उम्मीद कि आपका बेटा वापस? नहीं, उम्मीद नहीं थी मेरे को, हम लोग उम्मीद एकदम से छोड़ चुके थे, क्योंकि वो जगह ऐसी थी ना कि उधर से जिंदा आना बहुत मुश्किल था। ऐसी जगह वो एजेंट ने फंसाया था मेरे बच्चे को। हाँ, और उस एजेंट के लिए क्या कहेंगे जिसके थ्रू आपका बेटा? उसको तो ऐसा ये करना, हाथ में मिलाना, तो उसको तो ऐसा मार के हम लोग ऐसा घुमाएंगे ना, किसी और बच्चे को मत फंसाए, कोई और बच्चा नहीं फंसे उसके इसमें। बाबा कोई भी जाता होगा सब जानकारी निकालो, हमारे जैसा मत ये करो, फंसो और मत जाओ करके। पहला सब इंक्वायरी निकालो, अपने पहचान का होगा तो जाओ। एजेंट का पहला सब एड्रेस से लेके सब लो, उन लोग का आईडी प्रूफ, हर एक चीज, क्योंकि मेरे लड़के ने वो नहीं किया था। इनकी पूरी उम्मीद टूट चुकी थी, इन्हें भरोसा नहीं था कि यहाँ पर उनका बेटा वापस सही सलामत लौट आएगा। लेकिन उनके इस उम्मीद को, इस भरोसे पर खरा उतरते हुए
मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट का जो भरोसा सेल है भाईंदर पश्चिम भाईंदर पुलिस स्टेशन के पीछे, उस भरोसा सेल ने इनके बेटे को वापस यहाँ पर लाने में काफी जद्दोजहद की, काफी कोशिशें की और इनका भरोसा फिर जीता है इस भरोसा सेल के एपीआई तेजस्विनी शिंदे मैडम ने। आइए हम उनके पास भी चलते हैं और उनसे भी संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या क्या कोशिशें की थी इस बच्चे को यहाँ पर लाने के लिए। देखिए, एक एक साधारण 1 महीने पहले मेरे पास ये एप्लीकेशन आया था जिसमें उसकी माँ ने मुझे एप्लीकेशन दिया था, जिनका नाम है परवीन खान। एंड उन्होंने यहाँ पे आने के बाद उन्होंने कहा कि नवंबर में उनका बेटा काम के सिलसिले में थाईलैंड गया हुआ है और उसके बाद कुछ महीने बाद उसका एक फ़ोन आया और फ़ोन कॉल में उसने बताया कि वो अभी फ़िलहाल थाईलैंड में है नहीं, उसको गैर कानूनी तरीके से म्यांमार ले जाया गया और वहां जाने के बाद एक कंपनी में उससे काम करवाया गया। उसके बाद से फिर फोन बंद। उसके बाद उसकी कोई भी खबर उसकी मम्मी को नहीं पता चली, माँ को पता नहीं चली और उसके 1 महीने बाद फिर पता चल रहा था कि उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो नौजवान वही म्यांमार में एक हमारे भारतीय थे जिनका होटल था, वहां पे वो रुका, माँ से कुछ पैसे मंगवाए और वहां से फिर वो पुशिंग के जरिए, जिसको हम लोग इलीगली बोलते हैं कि एक देश से दूसरे देश तक जाना, तो इलीगली तरीके से वो वापस थाईलैंड आया और वापस थाईलैंड आने के बाद वो बोला कि अभी मैं इमिग्रेशन में चला जाता हूँ माँ, और उसके बाद से उसका फोन बंद हो गया। तो वो बच्चा वहां पे गया कि नहीं, उसके साथ क्या हुआ, कोई भी जानकारी उसके माता पिता को, घर वालों को बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत ज्यादा परेशान थे वो। कुछ महीनों पहले हमने भी कुछ ऐसे केसेस किए थे जिसमें कुवैत और दुबई से हमने लोगों को, जो बाहर काम के लिए जाते हैं, वहां पे अगर कुछ हो जाता है तो उनको छुड़वाने के लिए हमने मदद किया था। तो वो सारा सिलसिला उन्होंने पढ़ा हुआ था, उनको मालूमात थी, तो ये सोचकर फिर वो भरोसा सेल आए, एप्लीकेशन लेकर आए थे और उसके बाद फिर हमने हमारी कार्रवाई उसके ऊपर शुरू की। फिर उसके बाद जैसे ही हमको पता चला कि ये थोड़ा-सा अलग केस है, क्योंकि बच्चा एग्ज़ैक्टली अभी कहाँ पे है, क्या है, कुछ भी पता नहीं है। तो हमने फिर जैसे ही वो एप्लीकेशन हमको प्राप्त हुआ, फिर हमने जो थाईलैंड की हमारी इंडियन एम्बेसी है, उनसे हमने संपर्क किया। हमारे सीनियर्स को हमने बताया, जो हमारे जो एसीपी सर हैं, श्री अमोल मांडवे सर, तो उनसे मैंने बात किया। उसके बाद फिर हमारे जो डीसीपी सर है क्राइम, श्री अविनाश अंबुरे सर, उनसे बात किया और फिर उनके मार्गदर्शन में हमने थाईलैंड एम्बेसी के साथ बात किया और बातचीत करने के बाद कुछ 1 आध 2 घंटे में हमको पता चल गया कि वो वहीं पे इमिग्रेशन में फंसा हुआ है और कोर्ट प्रोसीजर उसकी चालू है। जब पूरा कोर्ट प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद उसको वहां से रिहा किया जाएगा और उसकी टिकट का फिर इंतजाम करके, सारी चीजें करके उसको यहाँ पे वापस हम लोग लेकर आ सकते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद हम लोग एम्बेसी के संपर्क में थे। उसके माता पिता को हमने नंबर शेयर किए हुए थे, उन्होंने भी उनके साथ कांटेक्ट किया था, बच्चे के साथ 1-2 बार बात किया था और फिर अभी 30 तारीख को वो वापस भारत में आ गया है। मैं मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की तरफ से सभी जितने भी यहाँ के नागरिक हैं उनसे अपील करना चाहूंगी कि अगर आपको काम के सिलसिले में यहाँ से, भारत से कहीं बाहर जाना है, विदेश में जाना है, तो एक उसका तरीका है, तो कानूनी तरीके से ही आप जाए। ओके, अगर आपको एजेंट का कोई आपको इशू आता है कि ये एजेंट फर्जी है, नहीं है, इसके बारे में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे पीछे जो आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, जो ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है, वो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उस आप ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, उस एड्रेस पे जाके आप एजेंट की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन कृपया करके जो भी प्रोटेक्शन ऑफ इमिग्रेंट के जो भी एजेंट्स हैं, जो कानूनी तरीके से एजेंट बने हुए हैं, जिनके पास लाइसेंस है, ऐसे लाइसेंस होल्डर एजेंट के थ्रू ही आप भारत से कहीं और अगर आपको काम के सिलसिले में जाना है तो आप जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी वाली फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा आपको सुकून मिलता है। देखिए, वर्क सैटिस्फैक्शन जिनको हम लोग कहते हैं कि एक काम तो हर कोई करता है, लेकिन उस काम से एक सैटिस्फैक्शन मिलना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये प्रेरणादायी होता है। आगे बहुत अच्छा काम करने के लिए यही चीज़ें आपको प्रेरणा देती रहती है और इसके साथ-साथ अगर आपके वरिष्ठ भी अच्छे हैं, वो भी आपको अगर सराहें, वो भी हमेशा आपके साथ खड़े रहें, तो चीज़ें ऐसी हो जाती है कि काम करने में और भी मज़ा आता है। और कभी भी मेरे वरिष्ठों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया है, अच्छे काम के लिए हमेशा शाबाशी दी है एंड उसकी वजह से हमेशा काम बेहतरीन होते गए हैं।
आखिर में जाते जाते इस खबर के माध्यम से हम नागरिकों से अपील करना चाहेंगे और खास तौर से उन लोगों से अपील करना चाहेंगे जो इस मुल्क से बाहर और रोजी रोटी की तलाश में जाना चाहते हैं, रोजगार की तलाश में जाना चाहते हैं, दो पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग सही एजेंटों को पकड़े, गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड जो एजेंट है उनसे अपना काम करवाए। मार्केट में बोगस, फर्जी और लालची किस्म के हजारों दलाल आपको दिखाई देंगे जो कम पैसों में आपका काम करके देने की बात कहकर आपको ऐसे फंसा सकते हैं, आपके साथ में ऐसी धोखाधड़ी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे फर्जी और बोगस दलालों से सावधान रहे और जो सलाह इस वक्त तेजस्विनी शिंदे मैडम ने दी है कि उस सलाह पर काम करें तो आपके साथ में जरूर कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी तरह का कोई धोखाधड़ी वाला मामला नहीं होगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुर्शी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।